सुरेंद्र के पीछे मत पड़ो भाई, ज्यादा भाग जाएगा डर के। नहीं नहीं, तुम्हें संजीवनी बूटी मिलेगी सुरेंद्र, तुम सवाल करो। ठीक है, ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ लग रहा है कशिश मैं कशिश के साथ एकदम एग्री कर रही हूँ। डायलॉग डिलीवरी तो इसकी एकदम बढ़िया है सुरेंद्र की। चलो, तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कल जो कर रहे थे। कुछ प्रैक्टिस करेंगे पहले तो। क्लास 12th में, 11th में। तो सभी रेडी हो? अभी 5 ही सवाल कुछ हैं जो बच गए थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। फिर देखो, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा आज, आधे घंटे में हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उसके इक्वेशंस ऑफ मोशंस के वो कर लेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे तो बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं प्रोजेक्टाइल में। एक बात बताओ, तुमने डीपीपी पहले करी हुई है क्या, क्लास 11th की? हाँ ना में तो जवाब दे दिया करो। यस, करा हुआ है। अब चलो, अब सीरियस हो जाओ सब लोग, रामायण रामायण सब खत्म करो अभी, अभी के लिए। अभी अब अपनी तुम्हारी महाभारत शुरू हो जाएगी वरना तुम लोगों की। बस। अब मुझे जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर करो। क्लास 11th की डीपीपी सॉल्व करी हुई है ऑलरेडी? नहीं की हुई ना? ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इसका एक ही सवाल किया था, अब मुझे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ इसका। सभी बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल भी कर लेंगे इसी तरीके से। एनएलएम भी हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा टेस्ट 4 तारीख तक कवर हो जाएगा। बस ज्यादा टाइम मत लो तुम लोग, 6 क्वेश्चन करना है। ये देखो कैसे सवाल है, कैच वाले, कि ये अगर ये इसको कैच कर रहा है तो तुम इसमें ना डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, रिलेटिव मोशन भी यूज कर सकते हो। बोलो यस और नो। बोलो रिलेटिव मोशन यूज कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन में जब भी कोई किसी को कैच कर रहा हो, पुलिस को कैच कर रहा हो या चोर पुलिस को कैच कर रही हो, जो भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, उसमें आंख बंद करके ये वाली इक्वेशन यूज करो। अब इसमें सब टर्म्स है, रिलेटिव में लिख दो। वेलोसिटी रिलेटिव में, एक्सीलरेशन रिलेटिव में। हम्म हाँ, प्लस वाला है भी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, टाइम निकालना है। देखो कितना डिस्टेंस है, 40 मीटर भी गिवन है, राइट? ऐसे सवालों में यू की वैल्यू मुझे बताओ कितनी हो जाएगी। बस कितने एक्सीलरेशन से चल रही है? 1 मीटर पर सेकेंड से। एंड ऑल्सो एट द सेम इंस्टेंट द मैन स्टार्ट मूविंग विद स्पीड, तो मैन के पास स्पीड है। तो अभी क्या करना है, जब आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी रिलेटिव में लिखनी है ना, तो सेम लिखना। अगर ए के रिस्पेक्ट में बी के लिए लिख रहे हो तो कितना हो जाएगा? मान लो ये मैन है और ये क्या है, कार, तो क्या लिख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो मैन की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 9, माइनस कार की कितनी है, गिवन ही नहीं है,
ठीक है, तो कितना कर देंगे 0। तो रिलेटिव कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना हो गया, सॉरी एक्सीलरेशन, मैन की एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है, कार की एक्सीलरेशन कितनी है 1, तो इसका कितना आया -1। तो यहाँ पे पुट करो, u की वैल्यू कितनी आ गई 9, टाइम ही निकालना है -1/2, एक्सीलरेशन कितना है 1, ये हो गया t²। तो इक्वेशन बनाओ कितनी बनेगी और मुझे टाइम की वैल्यू दिखाओ, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व कर दो, आंसर्स भी चेक करेंगे, फटाफट बताओ। ये इक्वेशन आई होगी, 10 सेकेंड आ रहा है। ये इक्वेशन यही बनी है। यस मैम। ठीक है, तो इस इक्वेशन अब समझ में आ गया। एक चीज याद रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखी है उसी रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन, चेंज मत करना। ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब रिलेटिव वाले दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर ये देखो 4th, इसमें क्या है, एक बॉडी है 20 मीटर ट्रेवल कर रही है 7th सेकंड में, 24 मीटर ट्रेवल कर रही है 9th सेकंड में, तो हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल इन 15th सेकंड। दो इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ पे, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, nth वाली लगाएंगे। nth वाली का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n - 1, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सेवंथ सेकंड के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और s की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितना 20 मीटर, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू भी तुम्हें पता है, अच्छा नहीं पता, तो एक एक्सीलरेशन रहा तुम्हारे पास, दूसरी यूनिट u रही। तुम्हें दो इक्वेशन से दो वेरिएबल है, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन, दोनों चीज आ जाएंगी और 15 सेकंड पे ट्रेवल निकाल लोगे। राइट, इजी था ये भी। दूसरा करते हैं, कोई अच्छा सा सवाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करना है एक बारी, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे 5वां सवाल करो, 5वां। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ड्राइवर है जो कि एक ब्रेक लगाने में 0.2 सेकंड का समय लेता है, ठीक है, और ब्रेक लगा देता है, जिसको रिएक्शन टाइम बोला गया है। अब देखो क्या हुआ, इफ द ड्राइवर इज ड्राइविंग एट ए कार ऑफ स्पीड, मतलब ड्राइवर कांस्टेंट स्पीड से चला रहा था 54 किलोमीटर से, ठीक है, एंड द ब्रेक्स कॉज ए डीएक्सीलरेशन। अब उस ब्रेक की वजह से क्या हो गया भाई, रिटार्डेशन हो गया, जिससे कितनी एक्सीलरेशन आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब इतना रिटार्डेशन हुआ। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। तो पहला तो डिस्टेंस कितना चलेगा, जब उसने 0.2 सेकंड पहले उसने देखा कि मुझे अब ब्रेक करना चाहिए, है ना, बट उसने 0.2 सेकंड का समय लिया, तो कुछ डिस्टेंस तो 0.2 सेकंड में चला, है ना, राइट और रॉन्ग। यस मैम। सो गए, सो गए, नींद आ गई। हम नहीं सोए नहीं है।
क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे बोलो क्वेश्चन पढ़ा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ड्राइवर है, अरे बन जा भाई, ठीक। कर रखा है मेरे साथ। क्या हो गया? दिख रहा है तुमको कि ये इंक रिमूव हो जा रही है? यस मैम। यस मैम। ये कैसे हो रहा है? लग वो एक बार दोबारा मैं कॉपी बंद कर। क्या हुआ कि एक ड्राइवर है, उसने देखा कि अब उसको ब्रेक लगाना चाहिए, बट वो अब कितनी स्पीड से चल रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कभी देखो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बट जैसे ही उसने सोचा कि मुझे ब्रेक अभी करना चाहिए, वो समय ले लेता है 0.2 सेकंड का, है ना। ब्रेक लगाने से 0.2 सेकंड का समय ले लेता है जब ब्रेक लगाता है। तो यानी कुछ डिस्टेंस तो वो कब चला होगा बच्चों? इस 0.2 सेकंड के दौरान। फिर बाद में कब चला होगा? जब उसने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद वो डी एक्सीलरेट हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। उसके बाद एक डिस्टेंस चला होगा जिसे बोल देते हैं S2। तो यू हैव टू डिस्टेंस S1 एंड S2। S1 कौन सी है? ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। S2 कौन सी है? आफ्टर द ब्रेक। अब ये करो सॉल्व, निकालना है। तो S का फॉर्मूला तुम्हारे पास UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। अब बताओ, जब वो ब्रेक लगाने वाला था उससे पहले उसके पास एक्सीलरेशन थी? देखो सवाल पढ़ो। What is the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake? मतलब कितना डिस्टेंस चला जैसे ही उसने देखा मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी उसके पास एक्सीलरेशन है ही नहीं, है ना। इनिशियली नहीं थी एक्सीलरेशन उसके acceleration। पास है ही नहीं। तो S की वैल्यू सिर्फ कितनी आ जाएगी? UT। कितना टाइम? 0.2 सेकेंड। इतना डिस्टेंस टाइम लिया उसने, सोचा तो उतना डिस्टेंस चला, मल्टीप्लाई बाय यू को बाई 54 को उसमें चेंज करो मीटर में, मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है? 10.8 मीटर। कितना आ रहा है? 1.540 है ना। ये 540 को 36 से डिवाइड करो, तो ये 1 पॉइंट कुछ जाएगा, है ना। 1.8। तो कितना आया? 1.8 मान लेते हैं। तो कितना डिस्टेंस आया यहाँ से? 3.6। नहीं 15 आ रहा, करेक्ट। कितना आ रहा है? 15। कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। 540 डिवाइडेड बाय 36, 15 आ गया डायरेक्ट। ठीक है। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30। तो ये तुम्हारे पास आया 3 मीटर्स, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 3 मीटर। दूसरा कौन सा डिस्टेंस है? ब्रेक लगाने के बाद। तो ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस निकालोगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस ही निकालना है। वेलोसिटी कितनी है इसके पास? 18। कहाँ गया? 15। एक्सीलरेशन कितना है? -6। और टाइम इसके पास कितना है? कितनी देर में लग गया?
कहाँ गया? अच्छा, तो पहले हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा जिस टाइम पे इसकी वो क्या हो जाए, 0 हो जाए वेलोसिटी। तो हम ये वाला भी कर सकते हैं ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल कितना है? 15। एक्सीलरेशन कितना है बच्चों? 6 माइनस का, और यहाँ से s आ जाएगा। कितना आया? 15 15 जा 225 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया? सॉल्व करो डिस्टेंस। $18.75। अब दोनों को ऐड कर दो, 18.75 प्लस 3 कितना आ गया? 21.75। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। बी। तो ये ऐसे सवालों को ध्यान देना है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आएगा कि कौन कौन से डिस्टेंस होंगी। एक तो वो डिस्टेंस जो 0.2 सेकंड में, और एक वो जो ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है, और तो मुझे इसमें कोई लगता नहीं है कोई और अच्छा सवाल है इसमें। अच्छा, 8th क्वेश्चन करो फटाफट। ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लो अपनी में, जो ये ब्रेक वाला था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ देखो क्या कह रहा है, एक मैन है स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, थ्रो अ स्टोन स्ट्रेट अप विद इनिशियल स्पीड u। मतलब ऊपर की तरफ उसने एक स्टोन को थ्रो किया, देन थ्रो अनदर स्ट्रेट डाउन विद सेम इनिशियल स्पीड u। एक को डाउनवर्ड फेंकता है कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से, फ्रॉम द सेम पोजीशन। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड द स्टोन वुड हैव अटेन्ड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। कितना अटेंड करेंगे भाई? फाइनल वेलोसिटी बतानी है कितनी आएगी। ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as का फॉर्मूला लगाओ। पहले ये तुमने क्लिप बनाई, ठीक है, इस क्लिप से तुमने क्या फेंका? u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, राइट। अब ये यहाँ से फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है फाइनल वेलोसिटी का? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखो दोनों बॉल्स के लिए, जो एक ऊपर थ्रो करी गई है और एक जो डाउनवर्ड थ्रो करी गई है u वेलोसिटी से, क्या इनिशियल वेलोसिटी दोनों में सेम है? यस और नो? सभी बच्चे बोलेंगे। भावना, प्रतीक्षा, सुरेंदर, नैन, कशिश, क्या इनिशियल वेलोसिटी दोनों स्टोन्स के लिए सेम है? देखो इनिशियल स्पीड u। यस मैम। यस मैम। एक्सीलरेशन दोनों के लिए सेम होगा 10। वेरी गुड। क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है? बोलो क्या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भी एस क्या सेम है? होगा। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा दोनों को। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखो क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो पार्टिकल ऊपर गया है वो वापस इस पॉइंट पे दोबारा आएगा, तो वापस अगर वो इस पॉइंट पे आ गया तो इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। फिर दोबारा वो कितना हाइट ट्रेवल करेगा? जितना ये डाउनवर्ड वाला स्टोन ने ट्रेवल किया है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी दोनों के लिए सेम है, एक्सीलरेशन भी और इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आनी चाहिए? सेम। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1:1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में जो तुम ये एस यूज करते हो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ भाई समझ आ रहा है कुछ मैं जो बोल रही हूँ, बड़बड़ा रही हूँ इतनी देर से? यस मैम। यस मैम। तो होमवर्क वाले भी देख लेते हैं एक बार।
अच्छा 6th क्वेश्चन कर दो, 1 सेकंड से ज्यादा कोई बच्चा नहीं लेगा 6th क्वेश्चन में, नो वन विल टेक मोर देन 5 सेकंड्स। डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से सवाल है, डायरेक्ट रटा होना चाहिए तुम्हें, जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी करो भाई, हमें दूसरा क्लास स्टार्ट करना है, 7:30 बजे हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। हम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी के बच्चे क्या कह रहे हैं? डी ऑप्शन मैम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, स्पीड अलग अलग के साथ, बट डिस्टेंस क्या है, देखो सेम सेम डिस्टेंस है x v1 से और सेम डिस्टेंस v2 से, और ऐसे ही अगर एक और x भी आ जाता v3 के साथ तो क्या हो जाता, बस कुछ नहीं होता, 3v1 v2 v3, फिर क्या हो जाता v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v2, v1 के साथ और क्या रह गया v3, इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। अभी ये 2 था तो सिर्फ देखो क्या बना, 2v1 v2 और v1 प्लस v2, ठीक है। अगर एक और डिस्टेंस ऐड हो जाता कि मान लो सेम डिस्टेंस चला v3 से, तो क्या आंसर आता ये वाला, 3v1 v2 v3 v2 v1 सबका एक साथ कॉम्बिनेशन बना दो। चलो आसान था ये तो। चौथा करो, एवरेज स्पीड का था, ये करो 4th। मैं भी तो देख लूँ है क्या, बॉडी स्टार्ट बेस्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कवर डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। हाँ बोलो। गलती से हो गया था मैम। क्या हो जाएगा, एस से चला है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, एंड कवर डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड एंड s2 इन फर्स्ट p सेकंड, यानी पहले p सेकंड में चला, s1 प्लस s2 करोगे, s इक्वल्स टू ut वाला फॉर्मूला लगाओ सीधे, 8 तो 0 हो गया, तो s2 कितना हुआ, s2 डिस्टेंस तुम्हारा विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ये 0 होगा, एक्सीलरेशन जरूर रहेगी 1/2, एक्सीलरेशन कुछ रहेगी कितने सेकंड में, p सेकंड्स में, फर्स्ट p सेकंड, तो ये हो गया p स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई s2 की वैल्यू, और s1 कितना आ जाएगा, इन द फर्स्ट p-1 सेकेंड, अच्छा ये ऐसे ही हो गया कि पहले अगर 4 सेकंड में s2 चला और ये 3 सेकंड में s1 चला, तो टोटल कितना चलेगा, यही पूछा है ना, तो टोटल इसने कितना चला, यस मैम। अगर 3 सेकंड्स में अगर मैं मान लेती हूँ, अगर ये p को मैं किसी भी एज्यूम कर लेती हूँ 4 नंबर, तो p में चला s2, तो p-1 यानी 3 सेकंड्स में चला s1, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2 कर दो, नहीं नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए भाई, तो s2 ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो p सेकंड आना चाहिए आंसर, s2 ही चलेगा इन द फर्स्ट p सेकंड्स। ये क्या है s1, तो देखा जाए तो टोटल तो वो s2 ही चलेगा द फर्स्ट p सेकंड, तो क्योंकि टोटल तुम्हारे p सेकंड है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उसकी s2 ही होगी। तो यहाँ से तुम एक काम करो, क्या कर सकते हैं भाई इस सवाल में, क्यों प्रतिष्ठा क्या आ रहा था, हाँ बोलो।
आ रहा है। हाँ अनुज बोलो, हैंड रेस कर रहे हो, बोलो बोलो। लेफ्ट ही कर गया। और कोई, किसी का आ रहा है, सॉल्व हो रहा है? हाँ अनुज बोलो या बोलो भाई बोलो। मत बोलो। तो इसमें देखो एक क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो वो s2 ही चलेगा, क्योंकि फर्स्ट p सेकंड ये है, वो p-1 सेकंड है, यानी वो उससे पहले का डिस्टेंस बताया है। तो यानी s1 माइनस s2 सेकंड में कितना चला, ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, एन फॉर्मूला लगा सकते हो nth सेकंड का, कि फर्स्ट p सेकंड में इतना चला, तो वहां से इसको सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस इसमें, छोड़ो। ये करो क्वेश्चन नंबर 3। एक बॉडी फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, कवर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर। तो 2 पॉइंट है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये है, 2 पॉइंट को उसने सेपरेटेड बाय 80 मीटर्स, यानी ये ए और बी है, यानी 80 मीटर्स चली है वो, separated by 80 meters, a body falling 2 points separated by 80 meters in 2s. The distance of the upper point A from the starting point is, तो तुम्हें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से अपर पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, बताओ। एटी मीटर कितने डिस्टेंस में चली है, 2 सेकेंड्स में। फॉल अंडर ग्रेविटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो क्या करो, ए और बी के बीच में क्या निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक के बीच में पहले यहाँ से बी निकाल लो, कि बी पॉइंट पे बी कितनी आएगी। करो आंसर, बताओ क्या आएगा। एक बॉडी फॉल अंडर ग्रेविटी करी है, तो सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 80 मीटर, वो 80 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर करे हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे पहले, तो ये बताओ। v square minus u square is equal to 2s। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगाओगे ना, तो तुम्हारे पास v है ना u है, तो कैसे लगाओगे। u की वैल्यू कितनी है, 0। बट ये नहीं पता ना b कि यहाँ point पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ओ से लेके बी पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ए और बी के बीच में लगाओ, ए और बी के बीच में लगाना चाहोगे तो भी तुम ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगा पाओगे। ये लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से तुम्हें u मिलेगा। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, यानी ए पॉइंट, इस इक्वेशन से तुम्हें ए पॉइंट पे की क्या मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, यानी u पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट, बोलो यस और नो। हाँ भाई, देखो ए yes और sir। बी के बीच में तुम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्यों, ना ही तुम्हारे पास v है, ना ही तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, कैसे लगाओगे, लगा ही नहीं सकते। तो क्या करो, ये लगाओ, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी किसकी, ए पॉइंट की। ये ए पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी, कि वो जो 80 मीटर जो है 2 सेकंड में कवर कर ले गया। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, तो अगर ओरिजिन वाले पॉइंट से जहां से ड्रॉप किया है वहां के बीच में ये वाली इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सोचा करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। अभी तुम करोगे कौन सा क्वेश्चन,
सेकंड करो, सेकंड। The displacement and the increase in the velocity of the moving particle in the time interval of t 2 plus 1 second इतना and 50 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो निकालना है इतने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी t से जब वो t प्लस 1 गया तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट तो 125 हो गई, अब वेलोसिटी कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो चीज है, यानी ए पॉइंट से लेके वही सेम चीज है, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 125, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? ये इंक्रीज इन वेलोसिटी है बस हाँ मैम, 50 मीटर पर सेकंड तो इंक्रीज इन वेलोसिटी है ना। 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी है ना, कि जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुंचा, या मान लो यहाँ पे टी पॉइंट पे वो ए पॉइंट पे था, t प्लस 1 पे वो यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर। तो वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, क्या मैम ये निकाल लोगे? इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं है। आवाज नहीं आ रही, चैट पे मैम लिखो, चैट में इंक्रीज लिखो। इन वेलोसिटी नहीं है ये। तो मैम एक्सीलरेशन हो जाएगा वो तो। एक्सेलरेशन कैसे? वेलोसिटी इंक्रीज करी है ना, ऑब्वियसली Yes, ma'am. इंक्रीज करी है। हाँ, तो तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल लो और टाइम निकाल लो, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो एक्सेलरेशन निकालेगी एक टाइम निकालेगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो कौन सी लगा सकते हो, किससे क्या निकलेगा। भाई तुम भी बच्चों ये वाली इक्वेशन लगा दो डायरेक्ट। तुम्हारे पास देखो क्या है, एस है तुम्हारे पास बिल्कुल है, फाइनल वेलोसिटी है 50 बिल्कुल है, यू नहीं है, यू की एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लगा के देख लो, यहाँ से तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम है, एक सेकेंड, 2n-1। हाँ इसमें हम सेकंड्स वाला निकाल सकते हैं कि इस 1 सेकंड में कितना चला है ना, एस एन वाला लगा लो, u प्लस ए बाई 2n-1। ठीक है, कितना चला इस डिस्टेंस में 125 मीटर। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं एक सेकेंड, एस इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2n-1, तो डिस्टेंस कितना था 125, यू पता ही नहीं, ए भी नहीं पता, एन कितना है 1 सेकेंड है ना, उस टाइम इंटरवल में टी से टी प्लस 1, 1 सेकेंड हो गया, तो 2-1 कितना हो गया 1, यू प्लस ए बाई 2, तो एक कितना बन गया तुम्हारे पास ये 2u प्लस ए इक्वल्स टू 250, और एक इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a से आई है, जिसमें ये वेलोसिटी कितनी है 50, ये 0 है, ये तो मुझे निकालनी है, और 2a और ये 125, तो सेम एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो फिर लेंथ हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये वाली लगा के देखो बी वाली, इसमें क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी
50 इनिशियल पता नहीं, एक्सेलरेशन कितना है a, कितने टाइम इंटरवल में हुई है 1 मिनट, और a इक्वल्स टू 50 आ रहा है, तो a इक्वल्स टू 50 बाई u लिख के देख लो, बाई u। बन गई तुम्हारी एक इक्वेशन आ गई भाई, इसको यहाँ ले, ये इक्वेशन आई है, ये इससे तुम u निकालोगे, ऐसा कुछ आ रहा है, फिर यहाँ से तुम t निकालोगे, इस तरीके का कुछ बन रहा है, आएगा देख लो। पहले s की वैल्यू निकाली, फिर वहां से तुमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर a की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पुट करोगे तो इस तरीके की कुछ वैल्यू बनेगी। एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं कैसे किया है, कुछ शॉर्ट में कुछ आंसर है या नहीं, लॉन्ग में तो यही है। एक्सक्यूज मी मैम, यही है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला लगाया है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं क्या। The displacement and the increase in the velocity of the moving particle is this. The distance traveled by the particle in t plus 2. तो ये है भाई, इन्होंने इनिशियल पॉइंट मान लिया कि वो 0 से स्टार्ट हुई है, तब ये सॉल्व किया है इन्होंने 80 मीटर हाफ एटी स्क्वायर करके यहाँ से वेलोसिटी निकाली है, इनिशियल वेलोसिटी u माना है, हाफ एक्सेलरेशन। 45 मीटर थर्ड क्वेश्चन कैसे, थर्ड है ना ये, तो थर्ड तो हमने कर लिया, हम लोग सेकंड कर रहे थे, एक सेकंड, ये रहा सेकंड। इन्होंने तो v इक्वल्स टू यू प्लस, कंसिडरिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, v इक्वल्स टू यू प्लस a, एक्सेलरेशन इन्होंने 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल लिया यहाँ से। ओहो देखो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के पर सेकंड के हिसाब से 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दी, ठीक है। क्या किया था पहले, ना? हाँ, ये रहा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से इन्होंने क्या किया, v की वैल्यू जो भी थी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, जिन्होंने एक्सीलरेशन निकाल लिया कि उस एक सेकंड में कितना एक्सीलरेट हुआ हो गया पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, बस एक्सीलरेशन आ गया, फिर तो तुम इजीली कोई किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करके देख लेना, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके u की वैल्यू कितनी आ रही है, u की वैल्यू है तुम्हारी कितनी है, u की वैल्यू 100 है, ठीक है। और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी अच्छे हैं, जैसे 13 क्वेश्चन, ये भी एक बार सॉल्व कर लेना, ये डीपीपी तुम्हारे पास मिल जाएंगी तुम्हें। देखो जैसे ये भी क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर तो ये सी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इस ये सवाल कुछ कर लेना तुम लोग, ये पीपीटीज तुम्हें मिल जाएंगी, ये डीपीपी, तो एक दो क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो रह गए होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, जैसे ये 13 रह गया, और बस यही कर लेना 13, बाकी तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वाली डीपीपी सॉल्व करनी है सबको, HW वाली कर लोगे, बोलो हाँ या ना बोलो, HW कर लोगे, यस मैम, ट्राई करेंगे। सब ट्राई करना भाई, अभी तो तुम्हारा सैटरडे तो कोई टेस्ट ही नहीं है, ठीक है। अब आप रात में बैठ के क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो ये जो बाकी के 4 से 5 सवाल बच गए हैं, इस डीपीपी को क्लास, तुम्हारे पास लाइब्रेरी तो है ही अवंती की, उसमें जाना, क्लास 11 की जो डीपीपी है उसमें होमवर्क वाली में से ये वाला सेट उठाना है, रेस्ट एंड मोशन वाली डीपीपी का,
बाकी अदरवाइज मैं ये क्लास में भी सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। घर पे बैठ के कर लेना, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है 4 अप्रैल को, जिसमें तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना ही है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, ठीक है। और धीरे धीरे Yes, ma'am. तभी तैयारी हो पाएगी। क्लास 11th को लेके चलोगे, मैं भी तो यहाँ पे आधे घंटे पढ़ाऊंगी और वहां पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। पेन कहाँ गया? अब ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंड्यूस्ड करंट आया था वो कैसा आया था, ऑल्टरनेटिंग आया था। अब देखा कि भाई अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट नाम की भी कोई चीज है, तो एक नया करंट के ऊपर एक नई डिस्कवरी हुई ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से, जो कहां से पाया गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट से। इंड्यूस्ड करंट से आपका आया ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वी विल हैव टाइम। स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे कि एसी होता क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और एसी सर्किट और उनके फेसर्स डायग्राम देखेंगे। तो स्टार्टिंग से यही है। एसी करंट देखो, हमारे पास दो तरीके के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट ये है जो तुम लोगों ने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना, जिसपे तुम्हारा ओम्स लॉ वेरी, जिसपे सब चीजें तुमने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ी हैं वो सब डायरेक्ट करंट के लिए पढ़ी है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो करंट तुम्हारा कैसा हो, यूनि डायरेक्शनल हो, जो टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज ना करे। कैसा करंट हो? यूनि डायरेक्शनल। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? जो अपनी टाइम के साथ रेगुलर इंटरवल पे क्या चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे। कि आप टाइम चेंज कर रहे हो तो वो क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा टाइम के साथ, ठीक है। व्हाट इज एसी? अब देखो इसमें बोला है कि एसी क्या है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द एसी। ये जो सर्किट, ये सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग करंट को। बैटरी ना, हाँ जल्दी, एक सेकेंड भाई, बैटरी गई। ये किसका सिंबल है? साइनसोडियल वेव का। कि ये क्या है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बोल ही जाएगा। सिंबल ऑफ साइनसोडियल करंट। ये क्या दिखा रहा है कि करंट तुम्हारा टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है एसी करंट का। कि करंट क्या है? जनरली एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ईएमएफ निकाली थी, तो ईएमएफ कितना आया था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ई Yes, नॉट ma'am. क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा था? साइन वेव पे। तो करंट भी किस पे डिपेंड करेगा? साइन वेव पे। हाँ, इंड्यूस्ड ईएम करंट, ये भी आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया था वो साइन की साइन में आया था। ई नोट क्या था? तुम्हारा मैक्सिमम ईएमएफ। तो सिमिलरली जब यहाँ से तुम लोग करंट को ड्राइव करोगे तो वो भी किस फॉर्म में आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। अब क्या है ओमेगा? ओमेगा टी ये क्या है? देखो ये क्या दिखाता है? फेज चेंज। ठीक, जो तुम्हारा साइन वेव है वो किस एंगल से मूव कर रहा है, ये क्या दिखाएगा? फेज डिफरेंस। अगर मान लो
मुझे आगे जाके जब देखोगे कि हम लोग V और I में कंपेयर करेंगे कि V और I में आपस में कितना फेज डिफरेंस है, ये कितना जो I है वो V से आगे चल रहा है, तो ये सब ओमेगा टी हमें ज्यादातर क्या दिखाएगा, फेस। यही इसका क्या है, फेस है कि कितने थीटा का एंगल बना रहा है VM, राइट। तो ओमेगा इसमें क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या है, जो तुम्हारी वोल्टेज है वो 1 सेकंड में कितनी बार ये इस साइकिल को क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मान लो तुम्हारी वोल्टेज ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल हुई है ना। अब ओमेगा क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड में ये जो तुम्हारी साइकिल है वो कितने बार ऐसे कितनी बार ये साइकिल को रिपीट कर रही है, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसका ये जो मैक्सिमम, ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका, तुम्हारे इस वोल्टेज का जो ईएमएफ है उसका ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये वाला जो ग्राफ, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पीक वैल्यू। ये क्या है, पीक वैल्यू किसकी, किसकी पीक वैल्यू है भाई, वोल्टेज। वोल्टेज की। कौन सी पीक वैल्यू है, वीएम। इस पीक वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वीएम से। तो ये वीएम क्या है, पीक वैल्यू है, ठीक है, इस ग्राफ में। अब देखो सवाल है कि वाई वी, अब तुम्हारा घरों में मुझे बताओ, जो तुम लोगों के घर में जो ये फैन कूलर्स चल रहे हैं, तुम्हारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, ये एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है, AC एसी सप्लाई है। तो एसी को हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं जनरली, डीसी के अबव हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, वाई। एसी करंट क्या है, टाइम के साथ लगाएंगे चेंज तो हो रहा है ना, फट जाएंगे। टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और क्या है, इजीली कन्वर्टेबल फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। अरे यार ये तुम्हें अभी थोड़ी ना पढ़ाना था। ये समझो कि एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के, कि इजीली है, इफिशिएंट कन्वर्टेबल है, कि एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज लेवल पे इजीली चेंज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ में है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये कैसी ईएमएफ है जो इंड्यूस करा रहे हो, तो ये तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुमने वोल्टेज क्या कर दी, ज्यादा कर दी, तो फिर तुम जब भी तुम्हारा वो फ्लक्स चेंज हो जाएगा और तुम लोग क्या कर सकते हो, ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हो। सिमिलरली अगर तुम वोल्टेज कम कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट मिल जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज वेरी यूजफुल, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफिशिएंटली एंड इजीली कन्वर्टेबल। ये जो ट्रांसफॉर्मर की बात है, ये स्टेप अप का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को क्या कर देगा, कम है तो ज्यादा कर देगा, अगर कम है तो क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, अगर ज्यादा है तो कम कर सकता है। ये इसका काम है। जैसे घरों में स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं ना एसी के लिए, क्योंकि एसी क्या करता है, उस जो हमारे घर की जो वोल्टेज है उस पर वर्क नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है। वो क्या करता है, जो तुम्हारे घर की जो 220 वोल्ट की जो वोल्टेज आती है उसको क्या कर देता है, स्टेप अप कर देता है, ठीक है। स्टेप अप कर दिया यानी उसने क्या करा, उसकी जो वोल्टेज है उसको बढ़ा दिया। तो वही काम क्या है तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का, यानी ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है, वोल्टेज को चेंज कर सकता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है। दूसरा देखो क्या है, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल हो सकता है, ये अभी तुम्हारे काम का, ठीक है। इजीली क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं। दूसरा इसका ये एडवांटेज है। तुम्हारे सिलेबस में ये है, मुझे बताओ कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। एसी टाइम के साथ चेंज होगा, 1 सेकंड वाला एसी है, सेकंड वाला एसी है, बाकी टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, देन इट्स एसी। तो देखो यहाँ पे पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, तो दैट मीन सेकंड वन इज एसी। बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ये देखो ये अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये क्या है, डीसी है, क्योंकि अभी इसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। डायरेक्शन का क्या मतलब है, पॉजिटिव साइकिल से जाके कहाँ चला जाए, नेगेटिव में आ जाए,
तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा AC करंट है। तो फर्स्ट वन इज ऑल्सो DC। थर्ड बताओ, थर्ड बोलो। ये भी डीसी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यानी अभी सिर्फ ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यानी अभी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। तो ये भी कौन सा है, DC है। ठीक है, देखो ये क्या है, पहला वाला नॉन AC क्यों है, एज द करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सेकंड वाला AC है बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तीसरा वाला भी क्या है, नॉन AC। नॉन AC का मतलब क्या है, DC, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। एक सेकंड, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है। एक बार RMS करंट और एवरेज करंट में एक बार मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे शायद वो टॉपिक मिसिंग है। पर RMS और I एवरेज, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मिसिंग है इसमें। ठीक है, एक अगर मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि मुझे एवरेज करंट बताओ, कि कोई भी एक ऐसा करंट है, जैसे AC है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है, राइट। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारा ग्राफ है करंट का एक साइकिल का, राइट, ये एक साइकिल है, ये 0 से चला और यहाँ पे जाके साइकिल कंप्लीट हो गई, विच इज 2π। अब मैं तुमसे कहूं मुझे I एवरेज बताओ, तो कैसे निकालोगे, किसी भी फंक्शन का जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो उसका एवरेज कैसे निकालोगे, कोई भी फंक्शन जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसका एवरेज। तो देखो कोई इनिशियल भी वैल्यू फंक्शन, प्लस फाइनल वैल्यू बाय 2। हाँ, जब टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो देखो कैसे निकालोगे, I चेंज हो रहा है DT के साथ, और कितने समय में चेंज हो रहा है DT। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें पूरा फुल साइकिल के लिए निकालना है एवरेज करंट, तो कहां से कहां वो कर दोगे, इंटीग्रेशन 0, ये तुम्हारा T/2, ये तुम्हारा 3T/4 और ये तुम्हारा T टाइम। तो पूरे टाइम इंटरवल का मुझे एवरेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, 0 से T टाइम के लिए क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि जो तुम्हारा पावर है वो टाइम का फंक्शन है बच्चों, मुझे बताओ 0 से लेके कैपिटल T टाइमर P एवरेज कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, P एवरेज कैसे निकालोगे, P dt डिवाइडेड बाय dt, कहां से कहां तक, 0 से T टाइम के लिए। कोई भी फंक्शन अगर टाइम पर डिपेंडेंट है और उसका एवरेज निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, I dt डिवाइडेड बाय टाइम का भी इंटीग्रेशन। इतना समझ आया। अब यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा t, ठीक है, I की वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा t। अब I की वैल्यू रखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 का t, I0 sin ओमेगा t, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, t, और ये इंटीग्रेशन भी लिमिट कहां से है, 0 से T तक, तो इसको T रहने देते हैं, आगे बढ़ो। I0 कॉमन कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, यहाँ से T आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। लिमिट्स कहां से कहां है, 0 से T तक। अभी देखो बहुत समझ में आएगा तुम्हें क्या हुआ है। अब वैल्यूज रखो एक बार, कॉस ओमेगा टी में T किसके बराबर होता है, 2π/ओमेगा, है ना। अब यहाँ पे जब कैपिटल T पुट करोगे ये क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल T, ये हो जाएगा माइनस कॉस 0, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी की जगह 2π/ओमेगा रखो, रखो ओमेगा कैपिटल T में क्या रखोगे, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2π/ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये कितना आया 2π माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 2π पे कितना होता है तुम्हारा ये कॉस की वैल्यू, अच्छा
अच्छा ये कॉस जीरो माइनस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 2 पाई जीरो हो गया ना, तो कितना आ गया 1, और ये बाहर माइनस का साइन है तो आई नॉट बाई टी कितना आ गया, ये -1 और ये +1, तो एवरेज कितना आया 0। पाई एवरेज क्यों 0 आया है, क्योंकि आधी साइकिल में तुम्हारा करंट क्या था, T/2 साइकिल में करंट क्या था, पॉजिटिव था, वही आधी साइकिल में करंट तुम्हारा क्या रहा, नेगेटिव, राइट। तो आई एवरेज पूरी साइकिल का कितना निकल के आया, पूरी साइकिल का आई एवरेज कितना निकल के आया 0। जीरो। अब तुम एक काम करो, क्योंकि एसी करंट है, अगर ऐसे ही अगर मैं बोलूंगी वोल्टेज निकालो आधी पूरी साइकिल के लिए एवरेज में, वो भी कितने आने वाली है 0। तो हमेशा इसमें एवरेज की जब बात होगी एसी में तो हम किस आधी साइकिल के लिए लेंगे। तो तुम मुझे एक बार हाफ साइकिल के लिए बताओ कि आई एवरेज कितना आएगा, मतलब एवरेज करंट कितना फ्लो कर रहा है मुझे वो बताओ आधी साइकिल के लिए। आधी साइकिल की लिमिट्स कितनी हो जाएंगी T/2, तो बताओ कितना आएगा, T/2 लिमिट्स रखो बस, और कुछ नहीं करना। आधी साइकिल के लिए कितना आ रहा है, बोलो। वैल्यूज रखनी है बस, लिमिट्स चेंज करनी है T/2 से, ये वाली भी T/2 हो जाएगी, ये भी T/2। तो इसको क्या बोला गया है, एवरेज करंट, कि तुम्हारे सर्किट में एवरेज करंट कितना है। पूरी साइकिल में तो 0 हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। वैल्यू आई, मैम आई नॉट बाई टी। कितना आ रहा है, आई नॉट बाय टी। आई नॉट बाय टी। आई नॉट बाय पाई। टी फॉर टाइगर। तो यहां से तुम्हारा पहला सवाल तो बना कि एवरेज एसी का एवरेज करंट पूरी साइकिल के लिए 0, एसी का एवरेज ईएमएफ पूरी साइकिल के लिए 0, ठीक है। अब सवाल आए कि आधी साइकिल के लिए कितना होगा, तो तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि कोई भी चीज करंट पे डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला है IDT डिवाइडेड बाय टी। लिमिट्स कहां से कहां है, आधी साइकिल के लिए T/2, तो इसका हो जाएगा तुम्हारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिमिट्स कितना हो गया 0 से लेके T/2, और ये कितना हो जाएगा T/2, ठीक है। बाहर ले लो कॉमन चीजें, आई नॉट कॉमन बाहर आ गया, और ये कितना T/2 ये बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा माइनस का साइन, लिमिट्स रख दो, माइनस कॉस ओमेगा, यहाँ पे भी एक ओमेगा है, इसको T/2 रहने दो, ठीक है। अब माइनस का साइन, ये तुम्हारा कॉस कितना है 0, ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ये है, तो लिमिट का माइनस दिस विल बिकेम प्लस, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, T/2, टी को क्या रख सकते हैं 2 पाई/ओमेगा, तो देखो ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, देखो कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई T/2, टी कितना है 2 पाई/ओमेगा, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, कितना आया
बोलो cos 2 पाई, जीरो। cos 2 पाई, एक सेकेंड, cos 2 पाई नहीं, कितना है ये, t की वैल्यू t/2 है, हाँ, अब बाय 2 भी तो है, ये 2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, कितना आया cos पाई, तो आई नॉट t/2, और ये कितना आया cos पाई, अगर ये माइनस साइन बाहर ले लेती हूँ, cos पाई माइनस cos 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन बाहर ले लिया, कितना आ गया, अच्छा ये ओमेगा भी था, इस ओमेगा को बाहर ले लो, ये ओमेगा क्या करते हैं, इस ओमेगा को क्या करूं, एक सेकेंड, ओमेगा t/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये ओमेगा अपॉन में आ जाएगा, तो दिस ओमेगा, इस ओमेगा को देखो यहीं से बाहर ले लो, ये ओमेगा जो यहाँ आया है ना, इसको यहाँ से बाहर ले लो, ओमेगा, ये ओमेगा यहाँ बाहर आ गया, ठीक है, ओमेगा t/2, cos पाई माइनस cos 0, अब सॉल्व करो, आई नॉट ओमेगा कैपिटल t/2, इसको बाहर ले लो, cos पाई कितना होता है -1, और ये कितना हो गया -1, यानी -2, राइट, -4 आई नॉट बाय ओमेगा टी, अब दोबारा से t को क्या लिख दो, 2 पाई बाय ओमेगा रखो, कितना आएगा -4 आई नॉट ओमेगा एज इट इज, और ये कितना हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये कितना आ गया 2 आई नॉट, अच्छा एक माइनस बाहर भी चल रहा है, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 आई नॉट, ये हो गया 2 बाय पाई, देखो ये आ रहा है, तो ये तुम्हारा कितना आया है आई एवरेज, कितने टाइम के लिए, आधी साइकिल के लिए, तो आधी साइकिल के लिए कितना करंट है, देखो 2 आई नॉट बाय पाई, आई नॉट कौन सा करंट था, पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू का इतने टाइम्स ऑफ करंट जो है तुम्हारा कितना है आई एवरेज, सिमिलरली वी एवरेज निकालोगे वो भी कितना आएगा 2 वी नॉट बाय पाई, बोलो यस ये मैम। समझ में आया, बस कुछ नहीं था, इंटीग्रेशन है वो तुम लोग खुद कर लोगे, बस जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एवरेज पूछा जाए किसी भी ऐसी फंक्शन का जो टाइम के साथ डिपेंडेंट हो, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, आई की वैल्यू गिवन थी तुम्हें आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वही मैंने यहाँ पे यूज करी है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और कुछ नहीं करा, तो आधी साइकिल के लिए कितना आया एवरेज इतना, और पूरी साइकिल के लिए एवरेज कितना आया 0, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट लो, अपने जहन में घुसा लो कि पूरी साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 होगा, समझ गए, यस मैम। सबको ये चीजें याद रखनी है, ओके मैम। और वी एवरेज भी लिख देती हूँ 2 वी नॉट बाय पाई, आई नॉट और वी नॉट पता है ना क्या है, पीक करंट्स, पीक वैल्यूज, आई नॉट क्या है पीक वैल्यू, और हाफ साइकिल मैं यहाँ शॉर्ट नोट में लिख रही हूँ, और फॉर कंप्लीट साइकिल, बच्चों बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आएगा, आई एवरेज 0 जीरो। दोनों 0, अच्छा अब एक और टर्म होती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, ये क्या है, देखो ये वो करंट की वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या है, ये ऐसी करंट एसी करंट की वो वैल्यू है जिसे सर्किट में लगाने पर, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सर्किट है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है और तुमने एक वोल्टेज वी लगाई हुई है, इस वोल्टेज वी से इस सर्किट में जितना तुम्हारे में करंट वो निकलेगा ना, करंट की वैल्यू जो डीसी करंट की वैल्यू निकली है,
वी नॉट मान लो, ये वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू। जो ये वी नॉट थी वो वी नॉट मैंने यहाँ पे मान ली कि दिस इज द पीक, वी नॉट इज द पीक वैल्यू। इस वी नॉट की वजह से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वी नॉट बाय आर। ठीक है, तो ये था डीसी में। अब सेम तुम्हारा क्या होगा एसी करंट में, अगर तुम पीक वैल्यू यूज करके जो डीसी करंट की वैल्यू आएगी वो एसी करंट के बराबर होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अगर सुनने में आया हो तो। क्या काम है, मैंने क्या बोला? जो काम तुम्हारा डीसी करंट कर रहा है ना, उस वी नॉट वैल्यू पे, उस वी नॉट वैल्यू पे जो काम तुम्हारा डीसी करंट कर रहा है, उस आरएमएस वैल्यू पे तुम्हारा वो काम कौन सा करंट करेगा, एसी करंट। मैं ये कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हो? उस वी नॉट वैल्यू पर जो तुम्हारा काम डीसी करंट कर रहा है, जो आई करंट तुम्हें दे रहा है, वही काम तुम्हारा एसी करंट देगा। वही काम कौन सा करंट करेगा, आरएमएस वैल्यू पे एसी करंट करेगा। इसलिए इसका काम क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट। यानी इसको तुम क्या मान सकते हो, ये एक डीसी करंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा काम करने पर, है ना? कि जब तुम ये वैल्यू यूज करोगे तो तुम्हें जो करंट मिलेगा ना वो कितना, कैसे मिलेगा, जो डीसी वैल्यू ने दिया है, वी नॉट की डीसी करंट ने तुम्हें जो वैल्यू दी है वो, ये है तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं, मतलब दिस इज द इक्विवेलेंट टू डीसी सर्किट। इसको कैसे निकालोगे, स्क्वायर करंट। तो पहले क्या करना है, देखो पहले तो स्क्वायर करो, उल्ट ऐसे चल लो। कैसे निकालेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद एवरेज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रूट कर देंगे। किसका, करंट का। ठीक है, तो तुम्हारे पास करंट की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो आई का पहले क्या किया बच्चों, स्क्वायर किया, तो आई का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया, एवरेज, जो अभी तुमने निकाला है, एवरेज कर दिया। अब एवरेज करने के बाद क्या कर दिया, रूट कर दिया, यानी 1/2। इस तरीके से तुम्हारा निकलेगा रूट मीन स्क्वायर करंट। अगर सवाल आए कि तुम्हारे पास ये आई साइन ओमेगा टी ये करंट है, आधी साइकिल के लिए मुझे बताओ आरएमएस करंट कितना होगा, तो आरएमएस करंट कैसे निकालोगे, पहले करंट का स्क्वायर करोगे, ये रहा रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर एवरेज फिर रूट। तो ये 3 स्टेप हैं तुम्हारे आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखो आरएमएस वैल्यू निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो काम तुम्हें डीसी करके दे रहा है जितने वोल्टेज पे, उतना ही काम क्या करके देगा, तुम्हें एसी करके देगा, उतना ही करंट। मतलब देखो समझो इसको मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, समझो। एक तुम्हारे पास है डीसी और एक तुम्हारे पास है एसी। ठीक है, मान लो वी नॉट वैल्यू पर तुम्हारा डीसी कितना करंट दे रहा है तुम्हें, आई। समझो किसी वी नॉट वैल्यू पे डीसी तुम्हें करंट दे रहा है आई एम्पियर। अब मैं चाहती हूँ मुझे एसी से भी कितना करंट चाहिए बच्चों, आई एम्पियर चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ, मुझे एसी से भी आई एम्पियर करंट चाहिए। तो जो आई एम्पियर करंट मुझे एसी की किसी वैल्यू से मिलेगा ना, वो वैल्यू इस वी नॉट के बराबर होगी, जिसे मैं क्या बोलूंगी, वी आर एम एस। बोलो अब समझ आया मैं क्या कह रही थी? Yes, अब ma'am. ये जो वी नॉट है ना डीसी का, ये वी आर एम एस के बराबर है। ये वी आर एम एस तुम्हें आई एम्पियर का करंट देगी जो डीसी दे रहा था वी नॉट पे। बोलो अब समझ आया मैं क्या कह रही हूँ, वी आर एम एस, वी आर एम एस Yes, ma'am. सभी को, कि किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जो डीसी ने करंट दिया, वही एसी जिस वैल्यू पे सेम करंट देगा, उस वैल्यू का नाम है वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट। बस इतना समझ। नहीं भी समझोगे, ये कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में, नहीं समझ में आ रहा तो ये तुम याद रखो कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि तुम्हारे में यहां से आएंगे न्यूमेरिकल्स सिर्फ। तो उसका मेथड क्या है, ये मेथड है, ये रूट मीन स्क्वायर, इसका उल्टा चलो, यानी पहले स्क्वायर करेंगे फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप एवरेज करेंगे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे बच्चों, रूट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? अब एक चीज देखो, आई की वैल्यू कितनी है,
आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले क्या करूंगी इसका आरएमएस के लिए आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर। स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर जब करूंगी, वेरी गुड, तो पहला स्टेप कर रही हूँ मैं स्क्वायर। तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज देखो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुन लो, कॉस ओमेगा टी, ये पूरी साइकिल के लिए बता रही हूँ। मान लो कॉस टी है, ये पूरी साइकिल के लिए, यानी 0 से टी, फुल साइकिल के लिए बता रही हूँ। कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कितनी आएगी, 0। क्योंकि भाई साइन वेव है ना, एक बार जितना आधे साइकिल में ऊपर गया, आधे साइकिल में उतना ही नेगेटिव में चला गया, तो एवरेज तो 0 ही आएगा, कॉस का भी और साइन का भी। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो इनका एवरेज पूरी साइकिल में कितना आएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मैथ में आता है 1/2, याद कर लो। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना आएगा पूरी साइकिल के लिए बच्चों, 1/2। तो ये क्या है तुम्हारी एवरेज वैल्यू, बोलो। अब आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना है, 1/2। लिख दूं 1/2, लिख दिया। अब मुझे बताओ, तुमने आई नॉट स्क्वायर का एवरेज की, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज कैसे करेंगे, आई नॉट स्क्वायर का तुमने अभी किसका एवरेज किया था, आई का। आई नॉट स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, बोलो। कुछ नहीं होगा, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर ही होगा आई नॉट का। अब इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब तीसरा स्टेप क्या कर दिया, इसका रूट कर दिया। अब इसका आंसर देख लो, बस हो गया आंसर। कितना आया, आई नॉट का 1/2 कितना आएगा बच्चों, आई नॉट, और 1/2 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, √2। बोलो, आई नॉट का स्क्वायर है ना, आई नॉट का स्क्वायर है भाई, उसका 1/2 कर दिया तो आई नॉट हो गया, और 2 का हाफ कर दिया तो कितना हो गया, √2। तो यही तुम्हारा क्या है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। कितना आया, आई नॉट बाय √2। अगर तुम्हें अब ये तो आई का आया है, अगर वोल्टेज का निकालना हो तो कितना आ जाएगा, VRMS, V0 बाय √2। तो ये देखो, ये वैल्यू तुम्हारे पीक वैल्यू से कितनी है, कम है। ठीक है, पीक वैल्यू से कम है ये वैल्यू, और कितनी कम है, बाय √2। बोलो, इतना समझ में आ गया। यस मैम। अच्छा, अगर मैं एक सवाल दूं तुम्हें, एक सवाल देती हूँ, मान लो आई की वैल्यू है आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये है। अब मुझे इसका आरएमएस बताओ कितना आएगा, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट बताओ। बहुत आसान है, 1 मिनट में कर दोगे। आरएमएस करंट बताओ, पहला स्टेप स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर होगा, ये याद रखना, आई नॉट का प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब इसका क्या दूसरा स्टेप क्या है, एवरेज। साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0। तो ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, साइन ओमेगा टी क्यों, कौन सा फॉर्मूला लगाया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया है, इतना मत घबराओ। साइन ओमेगा टी का 0 हो गया, ये कट गई, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ये टर्म बची, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना होता है, 1/2। तो कितना आया एवरेज, 3 आई नॉट स्क्वायर बाय 2, राइट।
इसका क्या करना होता है, तीसरा स्टेप, रूट। तो रूट कर दिया, रूट कितना आ गया इसका बच्चों, √3/2 I0। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। अब साइन स्क्वायर से ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पावर हमेशा तुम्हें करना क्या है, स्क्वायर ही करना है। और स्क्वायर तुम्हें हमेशा हमेशा दो फंक्शन मिलेंगे, एक तो साइन का और दूसरा कॉस का, इसके अलावा कोई फंक्शन भी नहीं मिलेगा, है ना। साइन स्क्वायर का भी एवरेज तुम्हें पता है, कॉस का भी एवरेज तुम्हें पता है, आराम से हो जाएगा सवाल, है ना। एक और करो, यस मैम। एक और करके बताओ मुझे। आई की वैल्यू अगर तुम्हें गिवन है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। अब मुझे इसका RMS वैल्यू बताओ। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एवरीवन, बहुत आसान है भाई, अब तो बस, अब जब वो टर्म आएगी लास्ट में, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साथ में आएंगे, दोनों का एवरेज 0, वो टर्म कटी जाएगी, मतलब ही नहीं उस टर्म से। 2I0/√2। कितना आ रहा है? 2I0/√2। हाँ, गड़बड़ कर दी कहीं, दोबारा करो। पहले तो स्क्वायर कर लो इसका, फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप स्क्वायर। तो स्टेप स्क्वायर कितना आ गया इसका, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। ये टर्म 0 कर दी, हटा दूं इसको, और ये मेरा कितना आया, I1 स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 स्क्वायर बाय 2 बच्चों, यही आया। इसका क्या करना है मुझे, अब √1/2, है ना। तो इसमें से 2 बाहर ले लो कॉमन, कितना आ गया, 1/2। अगर 2 बाहर कॉमन ले लूं तो 1/√2 हो गया। अरे बाप रे, यहाँ पे अगर करती हूँ, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये आ गया भाई, क्या गड़बड़ थी इसमें, इसको भी अंदर ही लिख लो फिर, बाय 2। ये आ गया आंसर। क्या गड़बड़ करी, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। साइंस के ओमेगा टी का 1/2, उसका 1/2, 2 को कॉमन ले लो, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और रूट चढ़ा दिया। बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। ये नोट कर लो भाई अपनी किताब कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आई एवरेज निकालना, ऐसे निकालेंगे, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये इस फॉर्मूले को अपनी एसी की फर्स्ट कॉपी फर्स्ट पेज पे बड़ा बड़ा लिख दो कि एवरेज ऐसे निकाला जाता है यहाँ पे, क्योंकि हर चीज टाइम के साथ वेरिएबल है, ठीक है। और दूसरा ये वाली ये टर्म्स, बस क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर लोगे। बोलो, आगे कराऊं? अब देखो एसी वोल्टेज, अब क्या कर रहे हैं, एक सर्किट लिया है सिर्फ जिसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ उस रेजिस्टेंस को एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, Vm साइन ओमेगा टी। सिर्फ एक रेजिस्टेंस लिया है और कुछ भी नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे इसके अक्रॉस। पहले तो किरचॉफ्स लॉ लगाया, यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे। किरचॉफ्स लॉ लगाया तो देखो V माइनस पी आर, ये Vm साइन ओमेगा टी। इसके पास बोला कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो कितनी ड्रॉप हुई है, VR ड्रॉप हुई है। और ये वाली
वोल्टेज कितनी है तुम्हारे पास V, ठीक है। तो तुम लोग यानी करंट मान लो किस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर सपोज करो करंट इस डायरेक्शन में है और करंट की ये डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में इसका पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगा, ये पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, राइट, ये पॉइंट पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में ये पोटेंशियल कितना आया, नेगेटिव, और यहाँ से घूम के जब आओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो ये वाली पोटेंशियल कितना आ गया, पॉजिटिव का V। बोलो यहाँ तक दिक्कत, केवीएल लगाया है इस लूप में, नो मैम। है ना। बस अपनी तरफ से मान सकते हो तुम कि अगर यहाँ से करंट जा रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ से गया, ये करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या किया, V की वैल्यू V, यहाँ से देखो ये हो गया V इक्वल्स टू VR, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी, तो V की वैल्यू क्या रख दी, Vm साइन ओमेगा टी लग दिया। VR क्या था, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना होता है IR, उसकी वैल्यू रख दी IR। यहाँ से क्या निकाला, करंट की वैल्यू निकाली, तो करंट की वैल्यू बच्चों कितनी आई, I की वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अगर केवीएल नहीं भी लगाते तब भी तुम्हें पता है I क्या होता है, V बाय R होता है। V कितना है तुम्हारे पास, Vm साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस कितना है R। अब बताओ ये जो Vm बाय R है ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है, पीक वैल्यू, जिसको किससे डिनोट किया है, Im से। तो Im की वैल्यू क्या आई है, Vm बाय R। बोलो समझ में आ गया ये क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ I की वैल्यू निकाली है V बाय R लगा के। V तुम्हें गिवन है Vm साइन ओमेगा टी अपॉन में R करा है। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है, एक तो Vm और एक R, तो Vm बाय R क्या हो जाएगा तुम्हारा Im, बस, और Im क्या है तुम्हारा पीक वैल्यू, ठीक है। बोलो यस और नो, तो बोलो यस मैम। यस मैम। अच्छा अब एक बार फेस डिफरेंस देखते हैं, एक बार Vm साइन ओमेगा टी देखो और एक बार I की वैल्यू, I कितना है मैं यहाँ लिख देती हूँ, Im साइन ओमेगा टी। क्या कोई फेस डिफरेंस है V और I में, इज देयर एनी फेस No, ma'am. डिफरेंस, हाँ, क्योंकि दोनों साइन नहीं का है। फंक्शन है और दोनों का थीटा भी क्या है, सेम है, ओमेगा टी, तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस नहीं आया, राइट। और अच्छा ये Yes, बताओ क्या ma'am. मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है Vm और Im के में, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या डिफरेंस है। मैम होगा थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि जो तुम्हारा करंट है वो Vm को R टाइम्स डिवाइड करके आया है, राइट। तो Yes, तुम्हारा ma'am. Im क्या होगा, Im का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा ना Vm से, Vm का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि भाई Im तो Vm को R से डिवाइड करके आया है। इतना तुम सबको समझ आया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ देखो, दोनों का साइन ग्राफ आया है, बट तुम्हें डिफरेंस किस में दिख रहा है, मैग्नीट्यूड में, मैक्सिमम पीक वैल्यूज पे दिख रहा है कि नहीं। Im दिख का रहा जो है। ग्राफ है उसका पीक वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन जो Vm का ग्राफ है उसका पीक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। वो क्यों है, क्योंकि Yes, तुम्हारा ma'am. मैग्नीट्यूड Vm का कितना है, Im से ज्यादा। क्यों, क्योंकि Im की वैल्यू है Vm बाय R, और साइन ग्राफ दोनों का सेम है। तो अब तुम्हें यहाँ से क्या क्या चीजें याद रखनी है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में उनमें करंट और वोल्टेज में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, बस ये याद रखो, ठीक है। हम रिपीट करना एक बार। तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जब रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस अटैच है वोल्टेज के साथ, तो जब रेजिस्टेंस सिर्फ वोल्टेज के साथ है तो करंट और वोल्टेज में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं आएगा, बस, है ना, कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है। मैग्नीट्यूड का चेंज है वो तुम निकाल लोगे कैलकुलेशन से, तो यही है। और क्या लिखा है देखो, बोथ रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम टाइम, तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम भी सेम टाइम में रीच कर रहे हैं, इसी का मतलब क्या है कि दे आर इन द सेम
फेस, इसका मतलब यही है कि ये दोनों किसमें है, सेम फेस में है। अब यहाँ पे वही है कि एवरेज करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो हम देख चुके हैं पहले ही क्यों होगा। अब क्या है, पावर डेवलप, कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर कितनी आएगी। तो ये टॉपिक हम लोग कल देखेंगे कि पावर कितना आएगा, ठीक है। यस वी कैन मैम। सी दिस टुमारो। अब देखो पावर भी टाइम पे डिपेंड करेगी, करेगी कि नहीं। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यस तो मैम। पावर भी टाइम डिपेंडेंट आएगी। बताया उसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा, बस वो फॉर्मूला मत भूलना। So see you in the next class everyone, bye bye. क्लास 11th प्लीज बाय रिवाइज, मैम। क्लास 11th रिवाइज कर लेना भाई तुम लोग। 4 अगस्त को जो टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। और हम लोग क्लास में तो मैम इस मेहनत संडे करेंगे नहीं ही। है, हाँ इस संडे नहीं है रेस्ट। हाँ, इस संडे नहीं है शायद, संडे कोई टेस्ट नहीं है, यस मैम। नो टेस्ट।